हेलो। हाँ बच्चों, आज अपन नेशनल इनकम के बारे में देखेंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशंस देखेंगे, इसके कंसेप्ट्स देखेंगे। तो नेशनल इनकम क्या है? किसी भी देश के जो उत्पादन के साधन हैं उनको जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न का योग ही हम राष्ट्रीय आय मानते हैं। देश में जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उनको जो भी प्रतिफल प्राप्त हो रहा है उन सब का योग राष्ट्रीय आय होता है। जैसे लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इन सब चीज़ों का योग ही राष्ट्रीय आय होता है। तो राष्ट्रीय आय किसी भी देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये किसी भी इकोनॉमी का एक मापदंड है। इसी से हमको देश के भावी विकास की दिशा पता चलती है, उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी प्रगति का मूल्यांकन हम राष्ट्रीय आय को देख के कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय से विकास की दिशा पता चलती है और हमारा आर्थिक कल्याण जो है उसका आधार राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो वहाँ की राष्ट्रीय आय को हमें देखना होता है। तो अब राष्ट्रीय आय की परिभाषाएं देखें पहले हम। तो सबसे पहले मार्शल ने जो है राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा दी है, मार्शल ये कहते हैं कि किसी देश की पूंजी एवं श्रम का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं की जो शुद्ध सामूहिक उत्पत्ति होती है, इस संपूर्ण विशुद्ध उत्पत्ति को वास्तविक राष्ट्रीय आय या देश का राष्ट्रीय लाभांश कहते हैं। मतलब मार्शल के हिसाब से क्या है राष्ट्रीय आय? कि एक देश में एक साल में जो विभिन्न वस्तुओं की भौतिक या अभौतिक या सेवाओं की जो उत्पत्ति होती है उसे हम राष्ट्रीय आय मानेंगे। फिर इसमें से हमको क्या घटाना है? पूंजी की गिसावट को घटाना है और सेवाओं की भी गणना करनी है। लेकिन उन सेवाओं को नहीं जोड़ना है जो कि हम अपने फ्रेंड्स के लिए या रिलेटिव्स के लिए निःशुल्क करते हैं। और इसमें विदेशों से निवेश से जो प्राप्त आय है उसको भी जोड़ते हैं। तो इस तरह से मार्शल की जो राष्ट्रीय आय है, मार्शल के हिसाब से, उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें जोड़ते हैं? शुद्ध भौतिक एवं अभौतिक वार्षिक उत्पत्ति और सभी प्रकार की सेवाओं का मूल्य। लेकिन इसमें हम अपने लिए या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए जो निःशुल्क सेवाएं लेते हैं करते हैं उसको नहीं जोड़ेंगे। लेकिन अब देखिए कि इस डेफिनेशन देखने में बड़ी अच्छी है, लेकिन इसकी कई सारी आलोचनाएं हैं, कमियां हैं। कि एक तो ये कि एक देश में एक साल में इतनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है, उनकी गणना करना बहुत ही मुश्किल है। फिर कई बार दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। अब जैसे गेहूँ है, वो एक बार गेहूं में गिना गया, फिर आटा के वहाँ आटा बनाया तो वहाँ गिना गया। तो इस तरह से दोहरी गणना भी हो सकती है। फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम अपने उपभोग के लिए रख लेते हैं। जैसे किसान है, उसने कुछ अनाज अपने यहाँ रख लिया, नहीं बेचा, तो जो नहीं बेचा उसकी गणना नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है इसकी कमियां हैं कि एक तो दोहरी गणना की संभावना है, एक कुछ चीज़ें इसमें छूट जाती है, और एक छोटी छोटी अगर इकाइयां हैं तो गणना करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मार्शल की जो परिभाषा है काफ़ी अच्छी भी है और विस्तृत दृष्टिकोण पर आधारित है। अब इसके बाद देखें हम पीगू का मौद्रिक दृष्टिकोण। पीगू क्या कहते हैं? कि एक किसी भी देश में राष्ट्रीय आय एक राष्ट्र की वास्तविक आय है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल है, का वह भाग है जिसे कि हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। अब पीगू क्या कहते हैं? कि जिन वस्तुओं सेवाओं को हम मुद्रा के रूप में नाप सकते हैं या जिसका उत्पादन भौतिक उद्देश्य से किया जाता है, उसी चीज़ की गणना हम राष्ट्रीय आय में करेंगे। अगर मान लीजिए एक टीचर है, वो घर पे अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाएगा। लेकिन वो स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो राष्ट्रीय आय में गिना जा रहा है। इसी तरह से पीगू ने एक बड़ा एग्ज़ाम्पल मज़ेदार दिया कि अगर कोई नौकरानी है, किसी के यहाँ पे घर पे खाना बना रही है, दिन भर काम कर रही, तब तो उसके काम को, उसकी आय को हम राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं। लेकिन अगर उस नौकरानी से वो मालिक शादी कर ले, विवाह कर ले, तो
तो अब वो जो काम करेगी तो उसको राष्ट्रीय आय में नहीं गिनेंगे और देश की राष्ट्रीय आय ऐसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से पीगू के हिसाब से क्या है कि एक देश में उत्पादित वो वस्तुएं सेवाएं जिसको कि हम मुद्रा में माप सकें उसको हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अब इसकी भी कमियां हैं। क्या है कि एक बार तो वो राष्ट्रीय आय में शामिल हो रही है एक चीज़ और दूसरी बार में नहीं हो रही, जैसे मैंने अभी टीचर का एग्जाम्पल दिया। इसी तरह से जिन देशों में मान लीजिए वस्तु विनिमय प्रणाली है तो वहाँ पे भी क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आएगी नहीं और फिर उसकी गणना नहीं हो पाएगी। तो पीगू की जो परिभाषा है वो क्या है कि एक संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाती है। अब अपन देखें तीसरी फिशर की परिभाषा। फिशर की जो परिभाषा है वो उपभोग दृष्टिकोण पर आधारित है। फिशर कहते हैं कि राष्ट्रीय लाभांश अथवा राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं एवं सेवाएं आती है जो अंतिम रूप में उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए प्राप्त होती है, चाहे वह भौतिक वातावरण से प्राप्त हुई हो चाहे वह मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। तो ऐसे देखने में तो लगता है फिशर की परिभाषा बहुत अच्छी है क्योंकि हमारा अंतिम उद्देश्य तो उपभोग है। लेकिन आप देखिए अब फिशर क्या कहते हैं, जैसे एक पियानो है, अब वो पियानो आपका एक साल में तो ख़त्म नहीं होगा, मान लीजिए वो 10 साल चल रहा, तो उसके मूल्य को हम हर साल थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे क्योंकि वो पूरा पियानो आपने इस साल में काम में नहीं लिया। तो इस साल जितना काम में लिया उतने ही मूल्य को हम इस साल जोड़ेंगे, बाकी को वो पूंजी वृद्धि के रूप में मापते हैं। लेकिन इस चीज़ की फिशर की परिभाषा तो बड़ी अच्छी लगती है, मानव कल्याण की दृष्टि से भी सही है, अधिक तार्किक भी लगती है, लेकिन इसकी गणना करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर मान लीजिए कि टिकाऊ वस्तु है, हमने सोचा कि ये 5 साल चलेगी लेकिन वो जल्दी ख़राब हो गई या ज़्यादा चल गई, तो इस तरह से उसकी गणना करना बहुत ही मुश्किल होगा। या जैसे हमारी कार है उसको हमने बेच दी तो हस्तांतरण हो गया, तो अब इसकी आय की गणना करना बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से फिशर की परिभाषा सैद्धांतिक रूप से तो अच्छी लगती है लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। अब हम अगर तीनों परिभाषाएं देखें, मार्शल, पीगू और फिशर, तो तीनों में अच्छी कौन सी है? तो फिशर की कल्याण की दृष्टि से देखें तो निसंदेह बहुत अच्छी है लेकिन इसकी गणना बहुत ही मुश्किल है। और पीगू और मार्शल की जो परिभाषा है वो सरल है, गणना करना आसान है और इसीलिए कुल मिला के हम देखेंगे मार्शल की परिभाषा ज़्यादा उपयुक्त लगती है क्योंकि इसमें हमको गणना करना थोड़ा अधिक आसान लगता है। तो अब अगर हम देखें मार्शल, पीगू और फिशर, तो इसमें मार्शल की ज़्यादा उपयुक्त लगती है क्योंकि व्यवहारिक रूप से उससे गणना की जा सकती है, क्योंकि उत्पादन का अनुमान लगाना उपभोग की तुलना में अधिक ईजी होता है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि राष्ट्रीय आय के संबंध में कीन्स के क्या विचार है, क्योंकि आपने देखा कीन्स ने तो राष्ट्रीय आय के बारे में बहुत ही कुछ कहा है, तो कीन्स के भी अलग अलग दृष्टिकोण हैं। 3 तरीके से इन्होंने जो है राष्ट्रीय आय को बताने का प्रयास किया। सबसे पहले इन्होंने लिया कुल व्यय दृष्टिकोण। सबसे पहले कौन सा लिया? कुल व्यय दृष्टिकोण। इसमें क्या माना, राष्ट्रीय आय जो है उसके कुल व्यय के बराबर होती है। एक देश में विभिन्न वस्तुओं सेवाओं पर जो व्यय होता है उसके बराबर राष्ट्रीय आय होती है। तो इसके लिए इन्होंने इसमें लिखा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सी क्या है? उपभोग व्यय है। आई क्या है? निवेश व्यय है। और जी क्या है? सरकारी व्यय है। फिर इसके बाद दूसरा इन्होंने दिया साधन आय दृष्टिकोण। साधन आय मतलब जो उत्पत्ति के साधन हैं उनकी आय को इन्होंने इसमें लिया है। तो जो विभिन्न साधन है उसकी आय को इन्होंने एफ आई लिखा है, फैक्टर्स इनकम लिखा है, और प्लस इसमें क्या लिखा है, साहसी के लाभ को इन्होंने अलग लिया। तो ये है y इज इक्वल टू एफ आई प्लस ई पी, मतलब साधन की आय प्लस साहसी का लाभ। तो ये एक आय दृष्टिकोण से भी दी है इन्होंने परिभाषा। और तीसरी परिभाषा इन्होंने दी है कुल बिक्री मूल्य माइनस लागत दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण दिया इन्होंने? लागत दृष्टिकोण। इसके लिए इन्होंने कहा y इज इक्वल टू GNP माइनस यूजर्स कॉस्ट।
तो जीएनपी में से कौन सा, डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना, इन्होंने किसको माइनस किया है, यूज़र्स कॉस्ट। मतलब यूज़र्स कॉस्ट क्या है कि अगर उस किसी भी वस्तु को हम काम में नहीं लेते फिर भी वो घिसती है, तो उस घिसावट मूल्य को माइनस करने पर क्या प्राप्त होगा, वाय या राष्ट्रीय आय। तो किन्स ने 3 तरीके से जो है इसको बताने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में आधुनिक विचार क्या है। तो आधुनिक विचार भी लगभग मार्शल से मिलते जुलते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे कुज़नेट्स ने क्या कहा है कि राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन व्यवस्था से प्रवाहित होने वाला वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विशुद्ध वार्षिक उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में पहुंचता है अथवा देश की पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में विशुद्ध वृद्धि करता है। तो इसमें भी 2 तरह के दृष्टिकोण हैं, एक विस्तृत है और एक संकुचित है। विस्तृत वाले राष्ट्रीय आय को एनएनपी के बराबर मानते हैं और वो क्या कहते हैं कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट को माइनस कर दें तो एनएनपी प्राप्त होगा और ये एनएनपी उनके हिसाब से राष्ट्रीय आय है। और एक है संकुचित दृष्टिकोण, इसमें कहते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रीशिएशन और माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। तो इसमें क्या किया है कि जीएनपी में से डेप्रीशिएशन तो घटाया ही है और साथ में इनडायरेक्ट टैक्स को भी घटाया और सब्सिडी को प्लस किया है। तो इस तरह से ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो अब परिभाषाओं के बाद हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आय के जो विभिन्न कॉन्सेप्ट्स हैं, विभिन्न जो अवधारणाएं हैं। तो राष्ट्रीय आय की कई सारी अवधारणाएं हैं। आज अपन एक देखेंगे, सबसे पहले कौन सी, जीएनपी, जो कि बहुत ही आपको बार बार सुनने को मिलता है, जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के कुल योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, मतलब एक देश में एक साल में जो भी वस्तुएं सेवाएं कौन सी अंतिम, उनके बाजार मूल्य के कुल योग को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो इसमें हम विशुद्ध विदेशी आय का भी समावेश करते हैं। ठीक है, और मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, तो अब एक देश में आप देखिए कि इतनी सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। अब कोई लीटर में है, कोई मीटर में है, कोई किलो में है, कोई किस तरह से है। तो सबको पहले क्या करेंगे, उनकी मार्केट, उनकी क्वांटिटी लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे और जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही उन सब के बाजार मूल्य के कुल जोड़ को हम क्या कहेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद सबसे पहली चीज़ क्या है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग है। फिर सेकंड, केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश करते हैं। इसमें वो चीज़ें नहीं जोड़ेंगे जो हम प्रेम से, स्नेह से, देश प्रेम से ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें इसमें नहीं जुड़ेगी। ऐसे हस्तांतरण भुगतान जैसे पेंशन है, ग्रेचुइटी है, ये चीज़ें या स्कॉलरशिप है, ये चीज़ें भी इसमें नहीं जुड़ती है। फिर केवल वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को ही जीएनपी में शामिल करते हैं। मतलब एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है उन्हीं को इसमें जोड़ेंगे। फिर हस्तांतरण भुगतान, पूंजीगत लाभ हानि और अवैधानिक गतिविधियां इसमें नहीं जुड़ती है। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किस में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना 3 आधार पर कर सकते हैं, लेकिन तीनों का मूल्य समान रहता है। जीएनपी इज इक्वल टू जीएनआई इज इक्वल टू जीएनई। तो इस तरह से सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना में
हम 3 तरह से जोड़ते हैं, लेकिन सभी में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय जो है बराबर रहती है, जीएनपी तीनों में बराबर रहता है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है, और इसमें हम विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को भी जोड़ते हैं। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद कौन से प्रवाह को व्यक्त करता है? वस्तु प्रवाह। इसमें हम पैसे की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? वस्तु प्रवाह या गुड्स फ्लो होता है। ठीक है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो माप है वो 2 तरीके से करते हैं। एक तो बाजार मूल्यों पर कुल उत्पादन दृष्टिकोण, मतलब जीएनपी एट मार्केट प्राइस। इसमें क्या करते हैं कि एक देश में एक साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन के बाजार मूल्य को इसमें जोड़ते हैं। इसमें मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सार्वजनिक उत्पादन का मूल्य प्लस निजी उत्पादन का मूल्य और प्लस सभी सेवाओं का आर्थिक मूल्य। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें हम इसमें जोड़ते हैं बाजार मूल्य पे, कि बाजार मूल्य मतलब एक देश में एक साल में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ने पर बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब सेकंड है कुल व्यय दृष्टिकोण पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसमें हम क्या लिखते हैं? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है? एक देश में जो भी परिवार द्वारा उपभोग पर व्यय हो रहा है वो सी है, कुल उपभोग व्यय है। सेकंड, सकल निजी विनियोग। आई क्या है? सकल निजी विनियोग। जितना भी निजी व्यक्ति मशीनों पे, फैक्ट्रियों में जो भी निवेश कर रहे हैं वो इसमें आता है। फिर सरकार जो व्यय कर रही है वो तीसरा जी है, कि सरकार जो भी किसी भी तरह का व्यय कर रही है वो इसमें आता है, लेकिन इसमें हस्तांतरण भुगतान को नहीं जोड़ते हैं। फिर है चौथा, क्या है? विशुद्ध विदेशी विनियोग, कि इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे निर्यात है उसमें से आयात को माइनस कर देते हैं, तो जो शेष बचता है वो इसमें जोड़ते हैं। तो जीएनपी जो है व्यय दृष्टिकोण पर क्या हुआ? सी मतलब उपभोग व्यय, आई मतलब सकल निजी विनियोग, और जी मतलब सरकारी व्यय, और एक्स माइनस एम मतलब विशुद्ध विदेशी विनियोग। तो जीएनपी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो इस तरह से जो है हम जीएनपी की गणना करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज अपन ने क्या देखा? राष्ट्रीय आय क्या है, उसकी डेफिनेशंस देखी, और क्या देखा कि अपन ने जो कई सारे इसमें बहुत सारे कंसेप्ट है, तो इसमें से एक कंसेप्ट अपन ने आज लिया, कौन सा? जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। और इसकी गणना हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक तो बाजार मूल्य पर कुल उत्पादन दृष्टिकोण, और एक कुल व्यय के आधार पर जो है राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, थैंक यू बच्चों।